चलो क्लास स्टार्ट करते हैं सिमरन। एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है। अब जो हम लोग ऑडिट की जिस स्टेज पे पहुंच गए हैं वो प्लानिंग है। तो प्लानिंग देखो, ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलरली बाद में आने वाली स्टेज है या पहले आने वाली स्टेज है। प्लानिंग तो जिस दिन से आप ये डिटर्मिनेशन कर लेते हो ना कि मेरे को ऑडिट करनी है यहाँ पे, तो आप उस दिन से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले रिस्क असेसमेंट पढ़ लिया तो रिस्क असेसमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, वहां पे प्लानिंग करना पड़ेगा। जब आप इवन जब ये सोच रहे थे कि मेरे को ऑडिट करनी है, तो भी कुछ ना कुछ प्लान आपको करना पड़ता। मतलब प्लानिंग के बारे में आपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा होगा कि भाई प्लानिंग जो होती है ना वो कंटिन्यू प्रोसेस होती है। आप काम करने से पहले, काम करने के समय, काम खत्म हो जाने तक एवरी एवरी स्टेज जो है वो आप उस पे अकॉर्डिंगली प्लान करते हो। करते नहीं करते हम प्लानिंग? यस सर। तो इसका कोई रिजिड मीनिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो हमारी ऑडिट है, वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बेस्ड है। तो हमारे स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने का परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या है ना, क्या सीखेंगे इस चैप्टर से ना, इज टू प्रिपेयर फॉर एंड प्लान द ऑडिट प्रोसेस। कैसे आप ऑडिट के लिए प्रिपेयर करोगे, कैसे प्लान करोगे? यू प्लान एंड कंट्रोल द एंगेजमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। You also plan and monitor the audit program legally and ethically. Working through this chapter should help you understand how to demonstrate that objective. ठीक है। तो कैसे ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम अपनी ऑडिट को प्लान करेंगे, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। ये चीज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है भाई। तो ये चैप्टर में परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी होता है, इसको हमको पता चलता है कि बेसिकली हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं। चलो। तो ISA 300 कह रहा है कि भाई ऑडिटर का एक पर्पस ये भी है कि वो ऑडिट को इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म करे। ठीक है। वो तभी हो सकता है जब वो उसको प्लान करेगा। तो ऑडिट ISA 300 इज मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर ऑल द ऑडिटर्स कि आप भी प्लान करके ही उस ऑडिट को परफॉर्म करो, ताकि उसको इफेक्टिव मैनर में हम लोग कंप्लीट कर पाए। फायदा क्या होगा प्लानिंग से? ठीक है। तो भाई फायदे हैं प्लानिंग के, देखो आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे कंसंट्रेट कर पाओगे। पहला फायदा ये है ना, आपका टाइम खराब नहीं होगा। आपको पता होगा कि भाई मुझे कौन से मेरे क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सा ऐसा एरिया है जिस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा अपना समय देना है। ठीक है। टाइमली पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आने आने जब आप ऑडिट करोगे तो ऑडिट के ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ द ऑडिट हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो पहले से ही आइडेंटिफाई हो जाएगी कि भाई ये काम करते वक्त देखो ये प्रॉब्लम आ सकती है, और हम उसको टाइमली बेसिस पर समय रहते हैं हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। आप अपनी ऑडिट को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, ताकि उसको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एफिशिएंट का मतलब क्या है? इस समय पे हम उसको कंप्लीट कर पाए, अच्छी क्वालिटी वाइज हम लोग काम अपनी सर्विस दे पाए। ठीक है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसको हम रिड्यूस करें जितना हो सकता है। ये आपको फायदा होगा। और क्या फायदा होगा? कि भाई जब हम प्लान करेंगे तो हम अपनी टीम सिलेक्शन अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। ठीक है। जब आप प्लानिंग करोगे तो आपको पता होगा कि भाई मुझे किस तरीके के लोगों की जरूरत है यहाँ पे काम करने के लिए, क्या कैपेबिलिटी कंपिटेंसी होनी चाहिए। फिर उन टीम मेंबर्स को कैसे आप डायरेक्ट करोगे, सुपरवाइज करोगे, और उन लोगों का काम किस तरीके से कोऑर्डिनेट होगा एक्सपर्ट्स और इंटरनल ऑडिट के साथ में। ये सारे फायदे आपको प्लानिंग करने से मिलते हैं। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात मैंने आपके साथ अभी नहीं करी, एक सिंपल सी बात करी। ISA 300 कह रहा है, क्या कह रहा है वो बताया, फायदे बताए प्लानिंग के। ठीक है भाई सिमरन, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो ये जरूरी है समझना कि भाई, है ना, हमको ISA 300 ये हमारे लिए मैंडेटरी कर रहा है कि भाई आप प्लानिंग करके ऑडिट करोगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आ सकता है, दुनिया के दिमाग में भी आ सकता है कि सर ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट बनाए गए हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इफ IFCA, ठीक है, और ये जो इनका बोर्ड है IASB बोर्ड, ये जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट बनाया है, इनको इस ISA के अकॉर्डेंस में ऑडिट करने का, क्यों हम इसके लिए इनकी बात को सुने? क्यों ये जो बात कह रहे हैं उसके हिसाब से हम ऑडिट करें? आएगा ना दिमाग में। ऑडिट हम पढ़े लिखे हैं, हमने अकाउंट्स पढ़ा इतना इनडेप्थ जाकर के, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा और भी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो हम अपनी ऑडिट हमारे हिसाब से कर सकते हैं।
इनका ये, इनके जो बनाए हुए स्टैंडर्ड्स है उनको हम क्यों माने? आता है दिमाग पे? नहीं आता कभी भी? ऐसा क्यों? हाँ, आएगा नहीं आएगा? ये सुनो, यस सर। आएगा। तो इनका कहना ये है कि देखो, आईएसए को हमने डिजाइन इस तरीके से किया है, देखो ऑडिट करने के पीछे का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई यूजर जो है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो पर्सन बाद में देखेगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बढ़ जाना चाहिए? कॉन्फिडेंट बढ़ जाना चाहिए। ये हम लोगों का एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट करने के पीछे। ठीक है, हम लोग ऑडिट भी इसी पर्पज से करते हैं। लेकिन जब इस ऑब्जेक्टिव की तरफ आप काम करोगे, तो आप ये कहते हैं कि हमने आईएसए को डिजाइन इस तरीके से किया है कि आपकी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में हमारे जो आईएसए हैं वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, हमने आईएसए को इस तरीके से बनाया है कि ऑडिटर की सभी जिम्मेदारियों को पूरी करने में उनकी मदद करेगी। ठीक है, यूजर कॉन्फिडेंस ऑडिटर के ओपिनियन में बढ़ेगा जब आप दुनिया को ये बताओगे कि हमने ऑडिट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बनाए गए ऑडिट करने के लिए, उनके हिसाब से उनको कंसीडर करते हुए उसमें कैसे ऑडिट करना बताया गया है, उसके अकॉर्डेंस में जब हमने ऑडिट करी है, तो जो पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड देखेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, लोग आपको चाहे जानते नहीं जानते लोग, लेकिन ये जानते हैं कि हाँ भाई, वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जिसकी सभी कंट्रीज की अकाउंटिंग बॉडीज, ऑडिटिंग बॉडीज मेंबर है। तो ऑफकोर्स सी बात है, जब वो कोई चीज कह रहे हैं तो वो अपनी पूरी रिसर्च के बाद कह रहे होंगे। तो जब उन लोगों को ये पता चलेगा कि भाई हमने ऑडिट उनके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के को ध्यान में कंसीडर करते हुए करी है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपकी ऑडिट में उनका विश्वास बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना भाई? आ रही बात समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है, आप और इसके अलावा आपकी जो क्वालिटी होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन होगी। ठीक है, आप जो काम करोगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे करोगे। एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ठीक है सर, फिर मैं एक बार सर से बात करता हूँ कि कल उनको बोलना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, अभी कहाँ किया सर, अपन ने कहाँ किया सबमिट, है ना सर? वो मुझे सर से एक बार पूछना पड़ेगा, तो हिमांशु इसी का बात है, मैं आपको बताता हूँ, है ना? हाँ नहीं, दिक्कत हो जाएगी वो, थोड़ा सा भी अगर कुछ फर्क आ जाए तो मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ। सिमरन एक सेकंड ना, मेरे को एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था। यस सर। ठीक है, और क्या फायदा होगा आपको ऑडिट करने में? प्रोवाइड अ मेजर टू एक्सेस द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटेबल। ठीक है, कई बार देखो हम लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि हम किस क्वालिटी का काम कर रहे हैं। आप इस चीज को समझो कि अगर कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे तो क्वालिटी का मेजरमेंट कैसे होगा? आपने कोई काम किया, वो किस स्तर तक अच्छा काम था, किस स्टैंडर्ड तक अच्छा काम था, जब कोई स्टैंडर्ड होगा तभी तो मेजरमेंट हो पाएगा, है ना भाई? हाँ, है ना? यस सर। ना उसके कैसे होगा? तो वो स्टैंडर्ड्स हमारे आईएएस से हमको प्रोवाइड कराते हैं, वो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप मेजर कर सकते हो कि ऑडिटर ने काम अपना कैसे किया है। तो आईएसए के हिसाब से काम करने के क्या क्या फायदे हो गए? एक तो ये ऑडिटर को मदद कर रहा है उसकी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। ठीक है, यूजर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ठीक है, और आपकी ऑडिट क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। इसके अलावा एक क्वालिटी यार्ड स्टिक प्रोवाइड करेगा जिससे ऑडिटर ने काम कैसा किया है उसके बारे में आप पता कर सको। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है, प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया था। एक इन्होंने टर्म यहाँ पे डिस्कस करी है, प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म तो क्लियर है, समझ में आ गया था आपको? यस सर। अब प्रोफेशनल जजमेंट क्या है? देखो, जब आप अपनी प्रोफेशनल नॉलेज
ठीक है, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हो। ठीक है, मेरे को, मेरे सामने अगर कोई सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे उसमें डिसीजन लूंगा, तो देखो मेरे में और एक कॉमन मैन में एक फर्क हो सकता है। स्पेसिफिकली जब लीगल मैं उसकी बात करूं कि भाई कानून में कोई केस चल रहा है क्या होगा, तो मेरे को मेरे क्लाइंट के लिए डिसीजन लेना है। वो जो खुद डिसीजन लेगा और मैं जो डिसीजन लूंगा उनमें फर्क होगा, बिकॉज आई डू हैव सर्टेन ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस। ठीक है, मेरा डिसीजन कहलाएगा प्रोफेशनल डिसीजन, प्रोफेशनल जजमेंट। ऐसे ही एज एज अ ऑडिटर जब हम लोग बात करते हैं, तो जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तो वहां पे भी आपको ऐसे कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, परिस्थितियों में, है ना। तो वो जब आप डिसीजन लेते हो, वो कैसे आप ले पाते हो, आपकी ट्रेनिंग, जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो नॉलेज आप गेन करोगे, जो ट्रेनिंग आप लोगे, जो एक्सपीरियंस ग्रेजुअली आप धीरे धीरे गेन करोगे, तो इन तीनों का मिक्सचर आप यूज करोगे और उस मिक्सचर को अप्लाई करोगे और आप जो डिसीजन लोगे इट विल बी कॉल्ड एज प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, हाँ, है ना। Yes, sir. ठीक है, ऑल्दो रिस्क assessment is a fundamental element of the planning process, risk can be uncovered at any stage of the audit and procedures must be adapted in light of revelations that indicate further risk of material miss. It is the responsibility of most senior reviewer, usually the engagement, to confirm that this है। अब इन्होंने कहा कि भाई प्लानिंग आपने करी, आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाकर के जब हम ऑडिट करना स्टार्ट कर देंगे, फर्दर आगे प्रोसीजर्स परफॉर्म करना, तो कोई रिस्क आपको इंडिकेट नहीं हो सकता, रिवील नहीं हो सकता। देखो, आपने रिस्क असेसमेंट किया, लेकिन फिर भी रिस्क असेसमेंट के बाद हो सकता है कोई रिस्क आपको उस स्टेज पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ, डिटर्मिनेशन नहीं हुआ हो। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, मैं किया था, वो फोन उनका बिजी आ रहा है, अभी आ जाए। मैं कह रहा हूँ सर, फोन उनका बिजी आ रहा है, अभी आ जाएगा कॉल उनका। हेलो। हाँ जी। जी सर। ठीक है, तो रिस्क जो है वो ऑडिट की किसी भी स्टेज पे अनकवर हो सकते हैं। वो इनिशियली जब आपने ऑडिट लेना स्टार्ट किया था, जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भी हमको ये ऑडिट एक्सेप्ट करनी, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो उस स्टेज पे भी हो सकते हैं जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो। जब आप आगे की ऑडिट की प्लानिंग करते हो अपने रिस्क असेसमेंट के आधार पर, तब भी हो सकता है। जब इवन आप सब चीजें खत्म करके अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने आ जाते हो, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स, जब आप ऑडिट फाइनल करने पे आ जाते हो, तब भी किसी ना किसी तरह का कोई रिस्क जो है वो आपको रिवील हो सकता है, वो आपके एकदम से सामने आ सकता है। तो ऐसे केस का में ये नहीं है कि मतलब कि भाई अब तो इस स्टेज पर आकर के हमारे हाथ बन गए हैं। तो जब भी हमको किसी भी स्टेज पर अगर कोई रिस्क रिवील होता है, हमारे सामने एकदम से आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। और जनरली किसका काम होता है, जब आप एक ऑडिट फर्म में होते हो ना, तो जो आपके मोस्ट सीनियर रिव्यूअर होते हैं, जनरली जो आपके एंगेजमेंट पार्टनर होते हैं, ये उन लोगों का काम होता है, उन लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब आपकी प्लानिंग जैसे मैंने बताया कि भाई वो तो ऑडिट जब आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करी हुई नहीं थी तब से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब आप प्लानिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट है, दे दे हैव समराइज दीज एलिमेंट्स। तो इन्होंने बोला है कि जब आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करते तो उससे पहले भी हमको कुछ प्लानिंग करनी होती है, जैसे कि हम ये प्रोसीजर जब परफॉर्म करते हैं कि भाई हम इस ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लाइंस हो गई। ठीक है, आपके और क्लाइंट के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है जब आप ये इंश्योर कर रहे हो। इट इज ऑल्सो, ये जो हम लोग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करी है, ये हमारी प्लानिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, है ना? Yes, ठीक sir. है, अब यहां तक तो जो हम करके आ गए वो हो गया, लेकिन इसके बाद जब हम काम करना चालू करेंगे तो स्पेसिफिकली एक स्टेज आएगी जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप करना। ठीक है, जब आप ऑडिट स्ट्रेटेजी डेवलप कर देते हो तो फिर उसके बेसिस पर ऑडिट का एक प्लान बनाया जाता है। मतलब आज मैंने बोला है, दो चीजें हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाने की बात है, एक प्लान बनाने की बात है। क्या दोनों में कोई फर्क है? तो यहाँ पे इन्होंने इस फर्क को स्पेसिफाई किया है। हाँ सर।
नहीं, वो तो एक पढ़ी है सर कॉपी तो, लेकिन वो पेश नहीं करी हमने, फाइल नहीं करी हमने। वो तो पड़ी हुई कॉपी, हाँ, पुरानी वाली जो है। नहीं, ओरिजिनल नहीं है सर। नहीं, ये जो आप आपने बाद वाला बनाया है। हम्म। सर फाइल तो मेरी पूरी देखी हुई है, बैग भी पूरा देखा हुआ है आज भी, उसमें तो नहीं मिला है। मैं एक बार सर से कंफर्म करता हूँ कि सर को भी ध्यान नहीं है, सर भी यही कह रहे थे कि भाई वो ओरिजिनल मंगाना है, क्योंकि अगर उनको ध्यान आया होता तो। हाँ। नहीं नहीं, एफिडेविट नहीं, डॉक्यूमेंट भी सर कह रहे हैं मेल पे ही आया हुआ है खाली, वो मेरे ख्याल से मेल पे ही उन्होंने भेजा था, पहले उन्होंने बिना उसके भेज दिया था। अच्छा, तो मैं एक बार सर से बात करता हूँ सर, कॉल उनका आ ही रहा है, मैं एक बार please। हेलो। सर वो दिलीप जी का फोन आया था, वो बोर्ड रेजोल्यूशन को कह रहे हैं कि भी ओरिजिनल ट्रेस नहीं हो रहा है, अपने को थोड़ा ना भिजवाया उन्होंने ओरिजिनल। हाँ, तो एक बार आप उनको बोल दो सर, वो कह रहे हैं यार नहीं नहीं एक्चुअल को मैंने भिजवाया, मैंने कहा सर मेरी तो सर से बात हुई है, साथ में ले गए, वो ट्रेस ही नहीं हो रहा उनको तो ओरिजिनली। वो कह रहे थे कहीं भेजा तो नहीं है ना, मैंने कहा नहीं नहीं भेजा तो नहीं है अभी अपन ने। अच्छा, हिमांशु जी को तो भेजा ही है, वो सेम वैसे ही बनाना पड़ेगा अब फिर तो। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई एक ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है, ऑडिट प्लान होता है। पहले देखो, दोनों में फर्क है। आपने स्कूल में भी हमने ये बिजनेस के अंदर पढ़ा है कि स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में, तो प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजी इज अ काइंड ऑफ अ प्लानिंग, वो भी एक तरह का प्लान ही है। ठीक है। लेकिन जब आईएसए की बात कर रहे हैं, तो आईएसए ने दोनों के बीच में एक फर्क कर दिया। इन्होंने बोला जो ब्रॉडर लेवल पे करोगे, है ना, जो ऊपर ऊपर से करोगे, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी होगी। और जो इन डेप्थ जा करके करोगे, डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में करोगे, डिटेल्ड जिसकी आउटलाइन आप बनाओगे, उसको हम यहाँ पे प्लान बोलेंगे। तो जो ब्रॉडर आपने ऊपर ऊपर से जो काम कर लिया कि भाई ये सब बातें हैं जिसको हम लोग फर्दर कंसीडर करेंगे, तो वो तो हो गई स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी आपकी इन डेप्थ नहीं होती है ना, जो प्लानिंग होगी वो आपकी इन डेप्थ होगी। आया समझ में फर्क है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब हालांकि इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखो, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, ये सब चीजें हवा में नहीं होती हैं। ये सब चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। आप जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, जो भी प्लानिंग बनाते हो, वो आपके ऑडिट पेपर्स, उनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, और वो ऑडिट पेपर्स में आपके डॉक्यूमेंट करी जाती हो। अगर उसमें बाद में आप फर्दर कभी कोई अपडेट करोगे, तो ये चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाओ, देखो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम हर चीज डॉक्यूमेंट करके रखें, क्योंकि कल को, वैसे तो देखो हमारे काम की चीज है, अगर आपने प्लानिंग करी और उसको डॉक्यूमेंट नहीं करा, तो जब आप काम करने जाओगे तो फिर आप रेफर क्या करोगे, आपको पता ही नहीं है ना, आपको ध्यान नहीं रहेगा, बहुत सारी चीजें हो सकता है कि आप भूल जाओ। तो कोई भी जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो उस प्लानिंग को हमको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, पहली चीज तो ये। और इसके दूसरे फायदे ये हैं कि भाई जब प्लानिंग आपकी डॉक्यूमेंट होगी, तो कल को कोई अगर आपके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन लगता भी है कि भाई आपने काम अच्छे से नहीं किया, तो आपके पास वो पेपर है दिखाने के लिए कि भाई ये देख लो मेरे ऑडिट पेपर्स, ये रहे, वर्किंग पेपर्स हैं मेरे, वर्किंग पेपर में क्लियरली हम लोगों ने ये सब चीजें प्लान करी थी और इसके हिसाब से हमने काम किया था, है ना भाई। तो आपकी स्ट्रैटेजी और आपका जो प्लान है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब ऑडिट स्ट्रेटेजी में तीन चीजें हम लोग जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। एक तो हमारी ऑडिट का स्कोप क्या होगा, हमारी टाइमिंग क्या होगी, और हम किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हम लोग ऑडिट करेंगे। ठीक है। अब स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये चीजें हम लोग करते हैं, ये ऑडिट स्ट्रेटेजी है ना, एक ग्राफिकल फॉर्म में हमको समझा दिया, तो हमको ध्यान में रह जाए। ठीक है। जैसे हमारी एंगेजमेंट की करेक्टरिस्टिक क्या होगी। अब ये करेक्टरिस्टिक समझने के लिए ये चीजें हमको समझनी होती है, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री रिपोर्टिंग, बिजनेस की नॉलेज, इंटरनल ऑडिट का काम,
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स, टाइमिंग ऑफ द ऑडिट वर्क, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइंट्स। तो ये कुछ मेजर चीजें करेक्टरिस्टिक में हो गई। ठीक है। नेचर, टाइमिंग एंड रिसोर्सेज आपने कर लिया। आपने जैसे अपनी ऑडिट टीम का सिलेक्शन कर लिया, बजट बना लिया, ये काम स्ट्रेटेजी में आ गए। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्स ऑन अदर एंगेजमेंट्स। ठीक है। तो मटीरियलिटी का डिटर्मिनेशन हो गया। आपका असेसमेंट क्या है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, प्रोफेशनल कैपिटलिज्म की कितनी जरूरत आपको पड़ेगी, इंटरनल कंट्रोल्स क्लाइंट के कैसे हैं, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है जो आपके क्लाइंट की एंटिटी को अफेक्ट करता है, कानूनों में क्या बदलाव आए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या चेंज आए हैं, और इसके अलावा आपका टाइमिंग आ जाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे कि भाई कितने टाइम में हमको रिपोर्ट करना है, क्लाइंट के साथ कैसा कम्युनिकेशन होगा, टीम के साथ होगा, थर्ड पार्टीज के साथ होगा। ये सब चीजें आप प्लान जब कर लेते हो, ये सब चीजें हम लोग किसका पार्ट मानते हैं, ये सब चीजें हम लोग ऑडिट स्ट्रेटेजी का पार्ट मानते हैं। ठीक है, इट इज द ब्रो। अब ये जब चीजें आप डिटर्मिनेशन कर लोगे ना, तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो उसके अंदर रह करके होगी, इसके बाहर नहीं जाओगे। स्ट्रैटेजी ने एक फ्रेमवर्क बना दिया। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, चार कोनों का एक ना, जैसे रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, तो आप देखोगे तो वो चार कोने इसने आपको दे दिए। अब आपकी प्लानिंग इसके अंदर रह करके होगी, प्लानिंग इससे बाहर नहीं जाएगी। हमने वो बाउंड्री बना दी कि ये बाउंड्री वॉल है भाई, चार दीवारें हम लोगों ने खड़ी कर दी है। अब जो भी काम होगा इसके अंदर होगा, तो स्ट्रेटेजी वो चीज है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो जब आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे, ये आपको मदद करेगा, है ना। हालांकि जैसे ऊपर वाले डायग्राम में जो सब चीजें इतना इन डेप्थ एक एक चीज हमको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मेजर ये बात समझ में आनी चाहिए, अच्छा ऑडिट स्ट्रेटेजी अगर हमने कर ली है तो क्या क्या चीजें डिटर्मिनेशन हमने कर लिया होगा। तो ये ISA 300 जो कह रहा है, इसका अपेंडिक्स ये कह रहा है कि भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने से ऑडिटर को ये पता चल जाता है कि उसको रिसोर्सेज की जरूरत क्या होगी। ठीक है। अब रिसोर्सेज आपके ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल तीनों आ जाते हैं ना। भाई आप इनिशियली जब ऑडिट एंगेजमेंट हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, तो अब आपको ये देखना है कि भाई हमको क्या, कैसी टीम चाहिए, कैसे लोग चाहिए साथ में काम करने के लिए। ऑडिट फर्म बड़ी हो सकती है, हजारों उनके एम्प्लॉयज हो सकते हैं ऑडिट करने के लिए, तो सबको थोड़ा ना भेज देंगे ऑडिट करने के लिए। तो जैसा एंगेजमेंट होगा, जैसी जरूरत होगी, वो वैसे टीम मेंबर्स उठा करके लेकर के आएंगे, है ना भाई। हाँ, है ना। यस सर। टेक्नोलॉजी की जरूरत, क्योंकि आज के टाइम में सब बिजनेसेस जो है धीरे धीरे वो आईटी बेस्ड होते जाते हैं, आईटी इनेबल्ड होते जाते हैं। तो जब आप किसी क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनके ऑडिट जो है वो पुराने तरीके से नहीं होगी, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्या उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, क्या उन मेथड्स को यूज करने के लिए ऑडिट के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सही होती हैं वो यूज करने का हमारे पास लाइसेंस है या नहीं है। तो आपने देख लिया भाई किस तरीके के रिसोर्सेस, दी अमाउंट, फिर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, किस नेचर के रिसोर्सेज चाहिए होंगे, व्हेन दीज रिसोर्सेज, कब इन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, क्या हमें रिस्क असेसमेंट के टाइम पे जरूरत है या बाद में जरूरत है, ये रिसोर्सेज हमको चाहिए कब होंगे, एंड कैसे इन रिसोर्सेज को डायरेक्ट किया जाएगा, कैसे सुपरवाइज किया जाएगा, कैसे मीटिंग्स होंगी, डीब्रीफिंग होगी, मैनेजर का रिव्यू कैसे लिया जाएगा, ये सब चीजें आप ऑडिट स्ट्रेटेजी में डिटर्मिनेशन करते हुए डिटरमाइन कर लेंगे। आगे समझ में, रिसोर्सेस की का नेचर, रिसोर्सेस का अमाउंट, ठीक है, रिसोर्सेस का टाइम, और कैसे उस रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन होगा, डायरेक्शन होगा, सुपरविजन होगा, ये सब चीजें आप यहां पे डिटरमाइन कर लेंगे। आया समझ में, क्लियर है बेटा यहां तक, यस और नो? यस सर। सिमिलरली अब आगे की बात आ गई। अब चार दीवारी खड़ी हो गई है। अब ये पता है कि भाई रिसोर्स की क्या जरूरत थी, हमारी एंगेजमेंट की करेक्टरिस्टिक क्या थी, ये हमको पता है। ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम जो प्लानिंग करेंगे इस बाउंड्री में, इन चार दीवारी में रह करके हम ये प्लानिंग करेंगे। ठीक है। तो अब जब आप प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग में फर्क क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज जब आप एक बार स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेते हैं, तो अब हमको इन डेप्थ डिटेल प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है। तो जब हमने स्ट्रेटेजी बना ली, अब उस स्ट्रेटेजी में जो जो इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे आपने एक इश्यू आइडेंटिफाई किया कि भाई देखो इनकी इन्वेंट्री जो है वो थोड़ी सी रिस्की है, तो हमें इस एरिया पे ज्यादा ध्यान देना है ना, ये आपने एक इश्यू स्ट्रेटेजी बनाते वक्त आइडेंटिफाई कर लिया।
तो जब आप प्लानिंग करोगे तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इस इशू को हम एग्जैक्टली एड्रेस कैसे करेंगे, व्हाट इज द प्लान, हाउ व्हाट प्रोसीजर वी विल परफॉर्म टू एड्रेस द इशू। तो ये फर्क दोनों में आ गया। तो आपने रिस्की एरिया तो आइडेंटिफाई कर लिया, कहां पर, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया स्ट्रेटेजी बनाते टाइम। अब उस एरिया में जो रिस्क है उसको कैसे आप एड्रेस करोगे, ये चीज आप प्लानिंग के टाइम पे कर लेना। आ रहा है फर्क समझ में, क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो सिमरन बताना, है ना। यस सर। The strategy sets the overall approach to the audit, and the plan fills in the operational detail of how the strategy is to be achieved. कहने का मतलब वो चार दीवारी बना दी स्ट्रेटेजी ने, अब उसके अंदर रह करके काम कैसे करेंगे, ये हमारा ऑडिट प्लान है। तो ऑडिट प्लानिंग हमारा थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाई थी तो ऑडिट का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट हमने डिटरमाइन किया था, और जब प्लानिंग कर रहे हैं तो हम यहां पर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लान्ड डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ द वर्क। तो अब आप पूरी ऑडिट का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट नहीं कर रहे, आप डायरेक्शन का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटर्मिनेशन कर रहे हो कि भाई हमारी ऑडिट को कैसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, उसका नेचर क्या होगा डायरेक्शन का। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी, किस एक्सटेंट तक हम लोग डायरेक्ट करेंगे, किस एक्सटेंट तक हम लोग सुपरविजन का भी नेचर हो सकता है, सुपरविजन का भी टाइमिंग हो सकता है, सुपरविजन का भी एक्सटेंट हो सकता है। मेरा मन कर रहा है कि यार मुझे लग रहा है मुझे ज्यादा सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि भाई इस एक्सटेंट तक जाकर के नहीं करना है भाई सुपरविजन, इसको कम करो। आपको लग रहा है नहीं नहीं भाई हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से रिस्क ज्यादा है, तो सुपरविजन बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्शन ज्यादा दिखाना पड़ेगा, हमको बार बार डायरेक्ट करना पड़ेगा हमारे जूनियर्स को, हमारे टीम मेंबर्स को कि क्या काम करना है, उनको बार बार सुपरवाइज करना पड़ेगा टीम मेंबर्स को, और उनके काम को ज्यादा रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी टीम काम करेगी, उनके काम को डायरेक्ट करने का, कैसे उनको सुपरवाइज करेंगे हमारी एंगेजमेंट टीम को, और कैसे उनके वर्क को रिव्यू करेंगे, द द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दिस डायरेक्शन, सुपरविजन एंड द रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ द टीम मेंबर्स, ये डिटर्मिनेशन आप प्लानिंग में करोगे, ना कि स्ट्रेटेजी बनाते वक्त। ठीक है, तो फर्क क्या हो गया, वापस से मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी में आपने ऑडिट की का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट यहां पर जो है वो डिटर्मिनेशन किया है, और जबकि ऑडिट प्लानिंग में आपने अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके काम को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे सुपरवाइज करना है, कैसे रिव्यू करना है, इस चीज का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपने डिटरमाइन किया है। आ गया बेटा फर्क समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट जो होगा उसका नेचर, टाइमिंग, वो प्रोसीजर्स भी तो परफॉर्म करने, तो उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कैसे होगा। इसके अलावा जब हम रिस्क असेसमेंट कर लेंगे तो आगे फर्दर जो बाद में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट भी कैसे होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या करना होता है भाई, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स बेटा हम परफॉर्म करेंगे, कौन परफॉर्म करेगा, कितना काम किया जाएगा, कितना सैंपल साइज लेना है, क्या हमें इंटरिम ऑडिट करने की भी जरूरत है या फिर फाइनल ऑडिट से काम चल जाएगा। तो ये सब चीजें आप डिटेल में, एनी अदर प्रोसीजर के अलावा अभी दूसरा कोई प्रोसीजर जो कि जरूरी है एज पर आईएसए, वो सारे प्रोसीजर्स आप यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट बात ये करते हैं यहाँ पे इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट की। देखो, ऑडिट हमारी जो होती है वैसे फाइनली होती है, बट कई बार ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी हो सकती हैं कि आप साल खत्म करने से पहले ही ऑडिटर यहाँ पे टपक जाए और अपना काम करना चालू कर दे। ऑडिट हम लोग कब करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कब करते हैं, ठीक है, 1 अप्रैल को चालू हुआ, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो ऑडिट कब चालू होगी सर, फाइनल ऑडिट यहाँ चालू करी, है ना, 31 मार्च के बाद। जबकि इंटरिम ऑडिट 31 मार्च से पहले करी जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इंटरिम ऑडिट के लिए ये जरूरी है, इन्होंने बोला है कि भाई आपको हर क्लाइंट के साथ इंटरिम ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उसका साइज सफिशिएंट होना चाहिए। वाकई क्लाइंट इतना ह्यूज क्लाइंट है, इतना ज्यादा काम है वहां पे कि आप जब तक इंटरिम ऑडिट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर ऐसा इतना बड़ा क्लाइंट है और आप डायरेक्टली उसकी फाइनल ऑडिट करने जाओगे तो आप समय से उसकी ऑडिट खत्म ही नहीं कर पाओगे। आपको बहुत सारी चीजें जब वो काम कर रहे हैं तभी जाकर के ऑडिट करनी पड़ेगी।
तो जब क्लाइंट नीड्स टू बी अ सफिशिएंट साइज, तो क्लाइंट अगर आपका सफिशिएंट साइज का है तो ही उस केस में इंटरिम ऑडिट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इंटरिम ऑडिट करते हो तो क्लाइंट से पैसा भी ज्यादा लोगे, लोगे नहीं लोगे कि कम लोगे? ज्यादा नहीं। ज्यादा लेंगे। तो आपके छोटे क्लाइंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंटरिम ऑडिट के लिए, लेकिन जो बड़े क्लाइंट्स हैं वाकई सफिशिएंटली साइज हैं, उन लोगों की हमको इंटरिम ऑडिट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब होती ऑडिट ही है बस, जब आप इंटरिम ऑडिट करते हो तो वो दो स्टेज में हो जाती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद। ठीक है भाई, समझ में आ गया हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब इन्होंने ये समझा दिया है, लेकिन इंटरिम ऑडिट कब होनी चाहिए? ठीक है, तो 31 मार्च से पहले होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्च में इंटरिम ऑडिट कर रहे हो, है ना? क्योंकि वो तो ईयर खत्म होने से बहुत ज्यादा नियर हो जाता है ना, तो बहुत पास में नहीं होना चाहिए। जैसे आप कर लो नवंबर में, कर लो दिसंबर में, कर लो जनवरी तक भी ले आओ, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्च में अगर खत्म हो रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मार्च में इंटरिम ऑडिट लेकर के बैठे। तो इंटरिम ऑडिट इतनी इतना लेट नहीं होनी चाहिए कि वो ईयर एंड प्रोसीजर्स के साथ इंटरफेयर करे, क्योंकि क्लाइंट को भी अपनी बुक्स बंद करनी है भाई। 31 मार्च को बुक्स बंद कर देते हैं सारी की सारी, करते नहीं करते? अकाउंटिंग में हम लोगों का एक सिद्धांत है, 31 मार्च मतलब बुक्स का क्लोज हो जाता है, फिर 31 मार्च के बाद हम कोई भी फर्दर एंट्रीज हमारी बुक में नहीं करते। जो 31 मार्च तक हो गई वो सारी एंट्रीज हो जाएंगी, उसके बेसिस पे डिटर्मिनेशन हो जाएगा, है ना भाई? हाँ या ना? यस सर। तो अगर आप उस टाइम पे करोगे तो वो अपनी बुक्स को क्लोज करने जा रहे हैं, आप उस टाइम पे इंटरिम ऑडिट करोगे तो उनके उस वाले काम में इंटरफेरेंस होगा, बहुत बिजी होता है वो वाला टाइम ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, स्पेशली जब आपके साल खत्म हो रहा होता है। तो ये काम थोड़ा सा पहले करना चाहिए कि भाई हम उनके ईयर एंड प्रोसीजर्स के साथ जो इंटरफेयर नहीं करें, और बहुत ज्यादा भी नहीं कि आप भी 1 अप्रैल लगा और आप जो है मई जून में ही पहुंच गए कि चलो इंटरिम ऑडिट कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी जल्दी हो गया, फिर गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा हमारी फाइनल और इंटरिम ऑडिट के बीच में। तो ये ना तो ज्यादा जल्दी होनी चाहिए ना ज्यादा लेट होनी चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ तो? यस सर। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि भाई हम प्रोसीजर्स को स्प्रेड कर पाए। ठीक है, एंड इनेबल मोर इफेक्टिव प्लानिंग फॉर दी, तो हम ऑडिट के प्रोसीजर्स को स्प्रेड करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग दी प्रिपरे ड्यूरिंग बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब वो बने नहीं है तब तक वहां तक स्प्रेड करना चाह रहे हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि भाई क्योंकि अभी हमने ऑडिट कर लिया है, तो हम जब फाइनल स्टेज के ऑडिट करेंगे तो हमको प्लानिंग करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, इससे आपका डिटेक्शन रिस्क जो होता है वो वेन देर, मतलब इन्होंने बोला है कि भाई इसकी यूजफुलनेस कब है, कब ये फायदेमंद है, जब आपका डिटेक्शन रिस्क ज्यादा, जब आपको लगता है कि भाई क्योंकि हम फाइनल के टाइम पे अगर काम करेंगे तो हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को ढूंढने में हमसे चूक हो सकती है, हम फेल हो सकते हैं, तो उस जगह पे ये आपके लिए काम होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? फर्क? यस सर। ठीक है, काम आप क्या करोगे? देखो, जो फाइनल ऑडिट में वो तो जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन जब हम इंटरिम ऑडिट की बात करते हैं तो हम काम क्या करते हैं? हम सिस्टम डॉक्यूमेंट का करने का काम करेंगे, हम क्लाइंट के सिस्टम्स को समझेंगे, उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल्स का इवेल्युएशन होगा, एडिशनल एक्टिविटीज जो कि परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, मटेरियल ट्रांजेक्शन्स को तभी आप टेस्ट कर लो। ठीक है, सेल्स के या फिर परचेज के या पेरोल के जो ट्रांजेक्शन है उनको आप टेस्ट कर लो, ये काम किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप करो ही करो उस टाइम पे, बट ये काम किए जा सकते हैं। ठीक है, असेसिंग रिस्क दैट विल अफेक्ट वर्क कंडक्टेड एट द फाइनल ऑडिट, अटेंडिंग परपैचुअल परपैचुअल इन्वेंट्री काउंट्स, इसके अलावा जो आपके परपैचुअल इन्वेंट्री काउंट्स हैं वो आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये सारे काम हम लोग कब करते हैं? ये सब काम हम लोग इस टाइम पे करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई हम लोग इंटरिम ऑडिट के टाइम पे क्या काम कर रहे हैं, फाइनल ऑडिट का जो हमको काम करना है वो तो करना ही है जनरली, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, छोटा सा ही है। ठीक है, इस फाइनल ऑडिट का पर्पस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना होता है ताकि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर पाए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, है ना भाई? कोई डाउट तो नहीं है ना? आप ऑडिट क्यों करते हो? ताकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेकर के हम अपनी रिपोर्ट जनरेट कर पाए। क्लियर है?
यस सर। ठीक है। इसके अलावा बैलेंसेस ऑडिट करना जो ईयर एंड के बाद ही पॉसिबल है, बैलेंस पहले तो नहीं कर सकते, वो तो 31 मार्च के बाद ही करेंगे। ठीक है। इसके अलावा वो ट्रांसफर अगर देखो इंटरिम ऑडिट होती है तो इन्होंने ये जोड़ा दी, क्योंकि क्या होता है कि इंटरिम ऑडिट में कई बार वो ट्रांजेक्शन्स ऑडिट नहीं हो पाते थे। इंटरिम ऑडिट आपने नवंबर में कर ली, दिसंबर में कर ली, अब जनवरी फरवरी मार्च के ट्रांजेक्शन ये इंटरिम ऑडिट में ऑडिट नहीं हुए, तो फिर ये वाले जो ट्रांजेक्शन ऑडिट है वो कब होंगे? वो आपके फाइनल ऑडिट के टाइम पे होंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ईयर एंड जर्नल्स विच में इंक्लूड एडजस्टमेंट टू ट्रांजेक्शंस टेस्टेड एट द इंटरिम ऑडिट, एविडेंस लेना। अच्छा, इंटरिम ऑडिट में जो चीजें चेक नहीं करी हैं वो सब आप फाइनल ऑडिट में करेंगे, चाहे भले फिर वो कंट्रोल हो, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट उन्होंने किए हो। इसके अलावा जो भी कंप्लीशन एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि गोइंग कंसर्न देखना, सब्सिक्वेंट रिव्यू, आपने ऑडिट खत्म कर लिया, ऑडिट खत्म होने के बाद अब क्या कुछ ऐसा हो गया जिससे कि ऑडिट के ऊपर इंपैक्ट आ गया, तो ये सब चीजें जो आप ऑडिट में फाइनल ऑडिट में करते हैं ये सब चीजें फिर आप इंटरिम ऑडिट में नहीं करते। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात यहां तक? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा लास्ट टॉपिक इन्होंने बोला है कि इंटरिम ऑडिट करते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारी फाइनल ऑडिट पे क्या आता है। तो अगर आपने इंटरिम ऑडिट करी और आपको ये दिखता है कि भाई आपके क्लाइंट के कंट्रोल्स कमजोर हैं, तो आप फाइनल ऑडिट के टाइम पे क्या करोगे? ठीक है। भाई अगर आपको दिख रहा है कंट्रोल्स उसके खराब हैं, तो आपको अपनी फाइनल ऑडिट स्टेज पे यहां पे ऑडिट बढ़ानी पड़ेगी, सब्सटेंसिव प्रोसीजर बढ़ानी पड़ेगी, है ना? बढ़ाने पड़ेंगे ना? यस और नो? यस सर। और अगर आपको लगता है कि इंटरम स्टेज पे भी कंट्रोल का रिस्क जो है वो ज्यादा है, तो आप कम, सॉरी, कंट्रोल रिस्क कम है, भाई आपने देखा कि भाई क्लाइंट के कंट्रोल्स इंटरम ऑडिट के टाइम पे अच्छे काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट होते ही कम है, वो खुद से ढूंढ लेते हैं, खुद से पकड़ लेते हैं, खुद से ठीक कर लेते हैं, तो फिर आपने कहा कि भाई मैं फाइनल ऑडिट के टाइम पे अपना काम क्यों बढ़ाऊंगा, मैं कम करूंगा काम। तो क्लाइंट अगर अच्छे कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है तो आपका काम कम हो गया, क्लाइंट के कंट्रोल्स अगर पुअर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका काम बढ़ जाएगा, ये चीज ध्यान रखो। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर आप ऑलरेडी इंटरिम ऑडिट में सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर चुके हो तो आपको फाइनल ऑडिट के टाइम पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करने पड़ेंगे, इससे आपका समय बचेगा। ठीक है। और इसके अलावा आप टाइमली, आप कम समय में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन करके दे सकते हो, टाइमली रिपोर्टिंग होगी शेयर होल्डर्स की। ठीक है। और अगर आपको इंटरिम ऑडिट के टाइम पे कोई रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, जैसे वो मतलब फर्स्ट पॉइंट ही हो गया, मैंने फर्स्ट पॉइंट में पहले लास्ट पॉइंट पढ़ा देता, मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई रिस्की एरिया है तो आपको यहाँ पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे। ये फर्क आपका इंपैक्ट आपकी फाइनल ऑडिट पे आता है। आगे भाई सिमरन, क्लियर है समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो ये थोड़ा बहुत हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग कल भी, संडे को भी मैं रखूंगा क्लास, संडे को सुबह रख लेंगे क्लास। यस सर। मतलब 8 बजे तो नहीं रखेंगे, आराम से 10 बजे तक रखेंगे, ठीक है? यस सर। टीएल को इन्फॉर्म कर दूंगी क्या? यस सर। टीएल को बोल देना कि संडे है पर संडे का क्लास होगी, इस वीक दो दो ऑफ हो गए, तो मैं वो कंपनसेट करना चाह रहा था कि भाई चलो संडे को 1 घंटे की क्लास हो जाएगी तो 30-40% अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये है ना? यस सर। तो एक बार नेयल को बोल देना कि कल मॉर्निंग 10:30 बजे क्लास के लिए बोल। ठीक है, या फिर रुको, 10 बजे का मतलब को यार बैठेगा, 10 बजे का तो लेट कर दूंगा मैं। हाँ, या फिर चलो शाम को ही रखते हैं कल संडे को क्लास की। ठीक है, ओके सर। शाम को ही रखते हैं, है ना? जिस रूटीन टाइम में टाइम 8 ही बजे बना। रखते हैं, आपके रूटीन टाइम में, है ना? ओके सर।